जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की कि इस माह क्या क्या घटनाएं घटी हैं। देखें, मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? ऐसी ऊर्जा जो हम कितना भी इस्तेमाल करें खत्म ना हो और इस दोबारा से जनरेट होती रहे, लाइक दैट सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं हरदीप सिंह डंग जी। तो अब ये क्यों हम इनके बारे में बात कर रहे हैं उसको समझते हैं। हरदीप सिंह डंग जी ने कल क्या किया, ये छतरपुर है। कौन सा जिला? छतरपुर। और छतरपुर जिले में एक छोटा सा क्षेत्र है बीजावर। इस क्षेत्र का नाम आपको याद रखना है, बीजावर। तो मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार सभी की ये योजनाएं हैं कि हम लगातार सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा दें। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी टारगेट किया है कि हम 2022 तक 5000 मेगावाट से ज़्यादा का उत्पादन करेंगे सौर ऊर्जा का। इसलिए हमने हरदीप सिंह डंग जी ने कल क्या किया कि इस बीजावर में 1400 हेक्टेयर जमीन आवंटित की है काई के लिए कि हम बीजावर में सौर ऊर्जा पार्क बनाएंगे। सौर ऊर्जा पार्क कहां पर बना रहे हैं? छतरपुर जिले के बीजावर में। और इस सौर ऊर्जा पार्क से 950 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन की हमारी योजना है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि 950 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए हाल ही में हम सौर ऊर्जा पार्क कहां बना रहे हैं? बीजावर में। और बीजावर किस जगह पर है? छतरपुर में। इसके अलावा एक और चीज कल ही की गई, वो ध्यान रखें। दरअसल ये मुरैना है। कौन सा जिला? मुरैना मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। सर्वाधिक शहद यहीं पर होता है, मोर यहाँ पर पाए जाते हैं। अब ध्यान रखें, यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्र है कैलारस। ध्यान रखें, कौन सा क्षेत्र? कैलारस। और इस कैलारस के निकट एक छोटा सा गांव है जौरा। जौरा नामक गांव के बारे में भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेम चीज यहाँ की हमने यहाँ पर भी की है। मतलब हरदीप सिंह डंग जी ने यहाँ पर भी लगभग 3100 हेक्टेयर जमीन काई के लिए दी है? सौर ऊर्जा पार्क के लिए। मतलब 2 सौर ऊर्जा पार्क कल अनाउंसमेंट हो गए हमारे यहाँ पर, पहला बीजावर में, दूसरा कैलारस के जौरा में। और यहाँ पर सीधी सी बात है कि जमीन का हेक्टेयर ज्यादा है तो उत्पादन भी ज्यादा होगा। हम यहाँ से 1400 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की योजना बना रहे हैं। तो अब एग्जाम में क्या आएगा, मान लीजिए अगर पूछ लिया कि कैलारस जौरा में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा का हमने सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने का प्लान किया है? 1400 मेगावाट का। और बीजावर में कितने मेगावाट का? 950 मेगावाट का। दोस्तों, इसके अलावा हाल ही में सौर ऊर्जा से संबंधित एक और चीज चर्चा में रही है, उसको देखते हैं। दरअसल भोपाल में RGPV राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो इसने क्या किया है उसको समझ लें। दरअसल ये क्या कर रहा है, ये भी ये चाहता है कि हम लोग लगातार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दें। तो इसने क्या किया है, सौर ऑफ ग्रिड एंटरप्रेन्योर हैंड्स ऑफ ट्रेनिंग नामक कार्यक्रम शुरू किया है। नाम से स्पष्ट है, सौर ऑफ ग्रिड मतलब सौर ऊर्जा के ग्रिड को बढ़ावा देने के लिए है। एंटरप्रेन्योर का मतलब है कि भाई नवाचार बिजनेस चाहिए। हैंड्स ऑफ ट्रेनिंग मतलब ये क्या कर रहा है कि जो भी लोग सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं या सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम जिन लोगों को जोड़ना चाहते हैं उन लोगों को ये ट्रेनिंग दे रहा है। कौन दे रहा है? RGPV दे रहा है। ये प्रोग्राम इसने इसी हफ्ते शुरू किया है। और इसने क्या किया है कि जो पॉलिटेक्निक कर रहे विद्यार्थी हैं, 160 विद्यार्थियों को लगभग सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ट्रेनिंग दे रहा है। नाम से स्पष्ट है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तकनीक के क्षेत्र में काम करता है। वर्ष 2000 में इसकी स्थापना हुई। ये भोपाल में स्थित है और यहीं से तकनीकी कोर्स संचालित करता है। इसके अलावा हम बात करें कि मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा से संबंधित करंट की चीजें और क्या क्या हैं, तो उस पर बात करते हैं। देखिए ध्यान से, दरअसल ये रीवा है। आप सभी को जानकारी है कि रीवा जिले की जो गुड़ तहसील है, हमने क्या किया है, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा 700 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र हमने लगाया। 750 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र हमने लगाया है। किस जगह पर? रीवा के गुड़ में। ये लग गया। इसको लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने को पैसा चाहिए। तो हमने क्या किया, इसके लिए हमने विश्व बैंक के साथ में समझौता किया है। मतलब ये हुआ कि ये जो 750 मेगावाट का संयंत्र लगा रहे हैं, इसके लिए पैसा हमको कौन दिया? विश्व बैंक।
और विश्व बैंक की मदद से हमने इसको शुरू किया। और जब ये बनकर तैयार हुआ तो 10 जुलाई 2020 यानी कि जब लॉकडाउन चल रहा था तब वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री महोदय ने इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया। यानी कि अब ये राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति को समर्पित कर दिया गया। डेट आपको याद रखनी है कि गुड़ या रीवा सोलर पावर प्लांट को कब राष्ट्र को समर्पित किया गया, 10 जुलाई 2020 को। अब गुड़ के बारे में कुछ और भी चीजें हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दरअसल यहां से जो 750 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है, इसमें से 76% मध्य प्रदेश ऊर्जा एजेंसी यूज करेगी। अब बचा जो 24% है, हम इसको बेच रहे हैं, और हम इसको बेच रहे हैं डीएमआरसी को, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को, यानी कि दिल्ली मेट्रो को हम बिजली बेचेंगे। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, भारत के जितने भी राज्य हैं जो अपने यहाँ पे सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जैसे गुजरात कर रहा है सर्वाधिक मात्रा में, राजस्थान कर रहा है, इसके बाद वो किसी अन्य राज्य को सौर ऊर्जा नहीं बेचते हैं, वो खुद ही इस्तेमाल करते हैं। मध्य प्रदेश पहला ऐसा स्टेट है जो सौर ऊर्जा उत्पादन करके दूसरे राज्य को बेच रहा है, यानी कि डीएमआरसी को हम बेच रहे हैं। भारत का पहला ऐसा राज्य बना जो सौर ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा भी आप कह सकते हैं का उत्पादन करके अन्य राज्यों को बेच रहा है। कौन? गुड़ या रीवा पावर प्लांट। दूसरी बात इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ये जो रीवा पावर प्लांट है इसके लिए हमने क्या किया है, मध्य प्रदेश ऊर्जा एजेंसी या मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम और भारत की सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इसको तैयार किया। मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम ने और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने तैयार किया, और इसके लिए क्या किया है, एक नोडल एजेंसी बना दी है। नोडल एजेंसी मतलब जो इसको चलाएगी, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। तो ये लिमिटेड ये इस समय इसका संचालन कर रही है। इसके अलावा कुछ और चीजों पर आते हैं, उसको ध्यान दें। दरअसल वर्ष 2019 की बात है, हमने क्या किया वो देखें। वर्ष 2019 कमलनाथ जी तब हमारे यहाँ सीएम थे, तो कमलनाथ जी ने एक बड़ा अच्छा कार्य किया कि वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा बढ़े, भारत में भी बढ़े। और सौर कोई भी व्यक्ति कब प्रोत्साहित होता है, जब उसको हम पुरस्कार देते हैं। तो कमलनाथ जी ने क्या किया कि ऐसे व्यक्ति जो भारत में या दुनिया में कहीं भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लिए अंतरराष्ट्रीय विनोबा भावे सौर ऊर्जा पुरस्कार की स्थापना की घोषणा करी। मतलब आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय विनोबा भावे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये अब दिया जाएगा किस क्षेत्र में, जो व्यक्ति सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए काम करता है उसके क्षेत्र में हम अंतरराष्ट्रीय विनोबा भावे पुरस्कार देंगे। ये कमलनाथ सरकार की का प्रोजेक्ट रहा है, तो ये भी आप लोगों को दिमाग में रखना है। इसके अलावा हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक और काम किया, चेतन सोलंकी जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसको? चेतन सोलंकी। अब ये कौन है, इनको समझ लें। दरअसल ये एक प्रोफेसर हैं, ये आईआईटी बॉम्बे से हैं और ये सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। इनको सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से बुलाते हैं, सोलर मैन ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखेंगे कि कल को पूछ लिया कि सोलर मैन ऑफ इंडिया कौन है, चेतन सोलंकी, या इन्हीं को सौर गांधी भी कहते हैं क्योंकि ये लगातार काम कर रहे हैं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को आगे ले जाएं। ये कहाँ से हैं? आईआईटी बॉम्बे में इस समय प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ों पर चर्चा करते हैं, उसको देखें। दरअसल ये खंडवा जिला है और खंडवा जिले में नर्मदा पर 2 बांध हैं, इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर बांध है। तो हमने क्या किया कि जो ओमकारेश्वर बांध है, इस बांध में हम सोलर पैनल लगा रहे हैं। ये सोलर पैनल पानी पे तैरेंगे और इससे हम 600 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। और ध्यान रखें, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। फ्लोटिंग का मतलब तैरने वाला। अभी तक किसी भी बांध में 600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन तैरते हुए सोलर चैनल से नहीं होता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ लग गया? सोलर पावर प्लांट ओमकारेश्वर में है। कितने मेगावाट का? 600। और हमने ये टारगेट किया है कि वर्ष 2023 तक हम यहाँ से सोलर एनर्जी का उत्पादन करना प्रारंभ कर लेंगे। इसके अलावा देखें, ये नीमच है।
और नीमच के निकट भगवानपुरा नामक एक गांव है। ध्यान रखेंगे किस जिले की बात हो रही है यहाँ पर, नीमच, भगवानपुरा है। और यहाँ पर 130 मेगावाट का हमने सौर ऊर्जा प्लांट लगाया है, जिसको वेलस्पन कंपनी चला रही है, वेलस्पन लिमिटेड इसको चला रही है। तो 130 मेगावाट का कहाँ पर है, नीमच में। और इस समय मध्य प्रदेश सरकार के 6 सौर ऊर्जा पार्क ऐसे हैं जो कि 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए कार्यरत होंगे। मतलब हम टारगेट करके बैठे हैं कि हम आगे 6000 मेगावाट 6 प्लांट ऐसे लगाएंगे जिनसे 5000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। इसके बाद अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, उसको चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 2012 में सौर नीति भी लाई थी, और वो इसलिए लाई थी सौर नीति ताकि हम सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा सकें। इसके अलावा ध्यान रखें, मध्य भारत सरकार क्या कर रही है, 2010 में नेशनल सोलर मिशन भारत सरकार ने शुरू की है। ये ऐसे ही आप लोग याद रख लेंगे, नेशनल सोलर मिशन कब शुरू हुआ, 2010 में। और इसके तहत हम 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन का टारगेट रखे हैं 2022 तक का। 100 गीगावाट विद्युत सौर ऊर्जा का उत्पादन हमारे लिए होना चाहिए। इसके अलावा 2019 में ही बजट में पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की गई, जो कि सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की गई है। हम इस नीति पर, पीएम कुसुम पर आगे कभी चर्चा करेंगे, अभी इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम चलते हैं, हाँ एक चीज और ध्यान रखें, ये जो ओमकारेश्वर सौर ऊर्जा परियोजना है, इसको कौन बना रहा है, इसको बना रहा है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम। एनर्जी से संबंधित बातें तो ये काम करेगा ही। इसके अलावा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, ध्यान रखेंगे, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, ये दोनों की संयुक्त परियोजना है। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पैनल कौन कौन लगा रहा है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, और दूसरा कौन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण। देखें, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ये क्या काम करता है, नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर जितनी भी परियोजनाएं बन रही हैं उन सारे चीज़ों का नियंत्रण और निर्देशन करता है। और इसकी स्थापना सन 1985 में हुई थी, मुख्यालय भोपाल में है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसके अलावा कुछ फैक्ट और भी हैं, ध्यान रखें। दरअसल इंदौर में कसई गांव है, कौन सा गांव, कस्तूरबा गांव है, माफी चाहूँगा, कसई गांव तो बैतूल में है, कस्तूरबा गांव है कहाँ पर, इंदौर में। अब ये क्यों पढ़ते हैं, नॉमिन एक छोटा सा फैक्ट है कि मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा पे आधारित ये पहला गांव है। काय पे आधारित, सौर ऊर्जा पर आधारित ये पहला गांव है, कौन सा, कस्तूरबा। देखें, सौर ऊर्जा से यहाँ बिजली चलती है, इत्यादि चीजें होती। इसके अलावा देखें, ये बैतूल है, और बैतूल का एक गांव घोड़ा डोंगरी तहसील में बांचा, ये बड़ा चर्चा में रहा। और क्यों रहा, क्योंकि इस गांव में लगभग 450 जनसंख्या है, 75 के आसपास घर हैं, सारे घर में सोलर पैनल हैं, और सोलर पैनल का कनेक्शन सोलर कुकर से है। इसका मतलब यह है कि इस गांव में जो पूरे घर हैं, इन सभी घरों में सोलर कुकर है। और ये मध्य प्रदेश का ही पहला गांव है ऐसा जहां पर 100% जो भोजन बनता है वो सौर ऊर्जा पर बनता है, इसलिए इसको सौर रसोई गांव भी कहते हैं, या पहला सौर ऊर्जा पर आत्मनिर्भर गांव के नाम से भी जाना जाता है। किसको, बांचा को। बांचा 2 और कारणों से चर्चा में रहा था। पहला, इस गांव में क्या किया गया है कि हर घर में सोक फीड बनाए गए हैं, गड्ढे, ताकि बारिश का पानी जो है वो हम स्टोर करें। तो जल संरक्षण के कारणों से भी चर्चा में रहा था। एक और कारणों से भी गांव चर्चा में रहा कि इस गांव में कोई क्राइम नहीं होता है, ये अपराध मुक्त गांव भी रहा है। कौन, बांचा। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, करंट से संबंधित हमने लिंक करके आगे बढ़े हैं। दोस्तों, बहुत सारी जानकारी है सौर ऊर्जा के बारे में मध्य प्रदेश से संबंधित, लेकिन करंट के लिए इतना काफ़ी है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे नागदा की, तो नागदा की बात करेंगे। अब नागदा इस समय चर्चा में है, क्यों? सबसे पहले चर्चा में होने का कारण तो ये देखें कि जब कमलनाथ जी सीएम थे तो कमलनाथ जी ने 3 जिले नए बनाने का अनाउंसमेंट किया था, नागदा, मैहर और चाचौड़ा। ये 3 जिले बनाने का अनाउंसमेंट किसने किया था? कमलनाथ जी की सरकार के समय हुआ था, लेकिन उसके बाद शिवराज सरकार आई और अभी तक इस पर काम नहीं हुआ है। और शिवराज सरकार ने बागली गांव को जिला बनाने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो 4 जिले अभी प्रस्तावित हैं मध्य प्रदेश में। नागदा पे आते हैं हम लोग। नागदा उज्जैन में है, यहाँ पर वर्तमान में ये उज्जैन जिले की तहसील है। ग्रेशम इंडस्ट्री भी यहाँ पर है। और जब नागदा जिला बनेगा तो 6 तहसीलों को मिलाकर बनेगा।
इसमें रतलाम की 2 और उज्जैन की 4 तहसीलें, उस पर हम आगे कभी बात करेंगे। तो नागदा इस समय क्यों चर्चा में है उसको समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, दरअसल नागदा इसलिए चर्चा में है कि इसने हाल ही में झोला बैंक शुरू किया। कौन सा बैंक? झोला बैंक। अब ये झोला, झोला समझते हैं, थैला, थैला समझते हैं ना, तो थैला बैंक क्यों शुरू किया गया उसको समझ लें एक लाइन में। दरअसल हम क्या कर रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। काय का इस्तेमाल कर रहे हैं? सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब है कि आपने एक बार बाजार से कोई चीज लाई और उसको फेंक दिया, ठीक है, तो वो अब दोबारा काम नहीं आती, और आपने जब उसको फेंक दिया तो वो फिर पर्यावरण का प्रदूषण करती है, जानवर उसको खा लेते हैं तो उनके पेट में जाके प्रॉब्लम्स होती है। कि आप जमीन पे जब फेंक देते हैं, तो अगर जमीन पे, मान के चलिए जमीन है, यहाँ पर कोई प्लास्टिक गिरी है और बारिश हो रही, तो यहाँ का पानी रिस के जमीन में नहीं जाएगा, तो वाटर लेवल कम होने का एक प्रमुख कारण ये भी है, क्या? प्लास्टिक्स। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। माइक्रो प्लास्टिक्स तो हम लोग डेली खा रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। तो नागदा में क्या किया गया? झोला बैंक की शुरुआत। इसमें क्या करेंगे, 5 रुपए में गवर्नमेंट आपको, या ये जो नागदा नगर पालिका है, 5 रुपए में आपको कपड़े की थैली देगी। कितने रुपए में? 5 रुपए में, मात्र। सस्ता है। तो इससे क्या होगा कि 5 रुपए की थैली मिलेगी तो लोग प्लास्टिक का यूज कम करेंगे। और इससे दूसरा काम क्या होगा वो भी देखें। ये जो थैली बनाने का काम है, ये स्वयं सहायता समूह को या स्व सहायता समूह को दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको रोजगार भी मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों में थैले बनाने का। दूसरा काम क्या होगा कि इससे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल भी हम लोग कम कर लेंगे, ठीक, क्योंकि हमने ये टारगेट कर रखा है भारत सरकार ने कि हम किसी भी तरह 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म कर देंगे। मतलब ऐसे प्लास्टिक जिनको हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं, इनका यूज करना ही बंद कर देंगे। तो झोला बैंक की शुरुआत। इसी से जुड़ी हुई कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं कि वर्ष 2020 में जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, कौन? इंदौर। तो 2020 में इंदौर ने क्या किया था? थैला बैंक शुरू किया गया था। देखें, दोनों एक ही चीजें हैं, बस नाम अलग अलग है। इंदौर ने थैला बैंक शुरू किया, नागदा ने झोला बैंक शुरू किया। तो थैला बैंक शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा हो गया? इंदौर। झोला बैंक शुरू किसने कर दिया हाल ही में? नागदा ने कर लिया। अगली बात समझ में। इसके अलावा कुछ प्लास्टिक से संबंधित चीजें हैं, उनको मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखेंगे। दरअसल 2019 में एक घटना और हुई कि अंबिकापुर, जो छत्तीसगढ़ का शहर है और ये सबसे स्वच्छ शहर में भी शामिल है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का है। तो इसने क्या किया? गार्बेज कैफे शुरू किया। गार्बेज कैफे, इससे ये क्या है इसको समझ लेते हैं। दरअसल क्या होता है, आप देखते हैं कि आपके आसपास शहरों में काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक्स पड़ा होता है और गंदगी से समझ आती है। जैसे मैंने बताया कि भाई पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, वाटर लेवल भी कम हो रहा है, जानवरों के साथ समस्या हो रही है, माइक्रो प्लास्टिक्स हम लोग के बॉडी में जा रहा है। तो अंबिकापुर नगर पालिका निगम ने क्या किया? एक योजना शुरू की। वो योजना ये थी कि जो भी व्यक्ति 1 केजी प्लास्टिक लाके नगर निगम को देगा, कितने केजी? 1 केजी, उसको एक टाइम भरपेट भोजन मिलेगा, एक टाइम। और अगर कोई आधा केजी प्लास्टिक जमा करके ला रहा है तो उसको भरपेट नाश्ता मिलेगा। इससे क्या होगा कि आप देखते हैं कि शहरों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हर दिन भोजन नहीं मिलता। भारत सबसे कुपोषित देशों में शामिल है। हमारे यहाँ के 33% लोगों को पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार नहीं मिलता है। तो इससे यह होगा कि जो जिनके पास रोजगार नहीं है, जो लोग आपको शहरों में घूमते हुए नजर आते हैं, भोजन मांगते हुए नजर आते हैं, उनके पास एक अच्छी चीज ये हो जाएगी कि भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। 1 केजी प्लास्टिक को जमा करके जाएंगे और भरपेट भोजन खाएंगे। तो इससे 2 काम होंगे। पहला तो सफाई होगी, दूसरा प्लास्टिक नगर निगम के पास चला जाएगा तो ये समस्या हट जाएंगी जब प्रदूषण वाली, और तीसरा इन लोगों को भोजन प्राप्त होने लगेगा। ऐसे ही एक पहल छिंदवाड़ा में भी की गई है, मध्य प्रदेश में। तो छिंदवाड़ा शहर ने भी क्या किया है कि गार्बेज कैफे जैसा ही एक कार्यक्रम शुरू किया छिंदवाड़ा नगर निगम ने। छिंदवाड़ा नगर निगम ने एक किया कि आप भी इसको प्लास्टिक ला के दें, ये भी आपको भोजन देगा। आगे बात समझ में। और जो छिंदवाड़ा में प्लास्टिक जमा हो रहा है, इससे हम डीजल निकालने के लिए भी काम कर रहे हैं। अब डीजल पे आते हैं थोड़ा सा। तो डीजल पे ध्यान रखें कि जो देहरादून है, सभी ने नाम सुना है देहरादून का, उत्तराखंड में। तो ये जो देहरादून है, यहाँ पर हमने क्या किया है, डीजल, प्लास्टिक से डीजल बनाने का पहला संयंत्र हमने लगाया है। कैसे? मैंने बोला हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक से डीजल बना रहे हैं। DRDO ने इसके लिए तकनीक ईजाद की है और गेल जो गैस इंडिया लिमिटेड है, इसने इसको काफ़ी फंड दिया है। प्लास्टिक से डीजल बनाने का कारखाना हमारे यहाँ सबसे पहले देहरादून में शुरू हुआ भारत में।
लेकिन इससे जुड़ी एक बड़ी अच्छी चीज है, अब सभी को पता है कि भारत में BS6 वाहन शुरू हो गए हैं, BS6 मानक के साथ हम लोग जा रहे हैं वाहनों में। तो विदिशा, ध्यान रखें किस शहर की बात कर रहे हैं, विदिशा। तो विदिशा में एक नेवी के रिटायर्ड अधिकारी विपिन त्रिपाठी जी, नाम याद रखने की आवश्यकता है, वैसे रख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है, BS6 वाहनों में जो डीजल हम इस्तेमाल करेंगे वो डीजल बनाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है। और जंबार बागरी नाम की एक छोटी सी जगह है विदिशा में, नाम याद रखेंगे, जंबार बागरी। तो इस जंबार बागरी में हम क्या कर रहे हैं, BS6 वाहनों में इस्तेमाल होने वाला हम डीजल बनाएंगे, वो भी काय से, प्लास्टिक से। तो ये भी ध्यान रखें कि BS6 वाहनों के लिए डीजल, प्लास्टिक आधारित डीजल लगाने का भारत का पहला कारखाना जंबार बागरी में है। और जंबार बागरी किस जिले में आता है, मध्य प्रदेश में। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे भारत सरकार एक योजना चला रही है, वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि जो क्या कहना चाहिए, वेस्ट का मतलब है कि वेस्ट मटेरियल जो है अपना कचरा, टू वेल्थ मतलब धन प्राप्ति, मतलब अब हम कचरे से भी आसानी से आय प्राप्त करने के सोर्स के रूप में काम कर रहे हैं। आ गई बात समझ में। तो ये चीजें इनके बारे में ध्यान रखें। एक और चीज प्लास्टिक से जुड़ी हुई याद आ गई तो मैं आपको बताता हूं कि अब प्लास्टिक से सड़कें भी बनाई जाने लगी हैं। तो तमिलनाडु के राजगोपालन वासुदेवन एक वैज्ञानिक हैं, ध्यान रखेंगे इनका नाम, राजगोपालन वासुदेवन। तो ये जो राजगोपालन वासुदेवन जी हैं ये तमिलनाडु से हैं और इनको भारत में प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, मैंने कुछ देर पहले कहा था आपसे, सोलर मैन ऑफ इंडिया चेतन सोलंकी जी और प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कौन हो गए, राजगोपालन वासुदेवन। तो इन्होंने तकनीक ईजाद की कि प्लास्टिक से हम क्या करेंगे, हम सड़कें बनाएंगे। क्लियर हो गई बात सभी को। चलें, तो ये चीज़ें आप लोगों को दिमाग में रखनी। प्रश्न क्या पूछे जाएंगे उससे चीज़ें समझ लें कि हाल ही में किसने झोला बैंक शुरू किया है, नागदा ने शुरू किया। 5 रुपए में क्या देगा, थैले देगा। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। 2022 तक का हमने लक्ष्य रखा है, काय को समाप्त करने का, सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने का। थैला बैंक किसने शुरू किया था, इंदौर ने शुरू किया था। अच्छा एक चीज और, इंदौर ने बर्तन बैंक भी शुरू किया है, इसको भी प्लास्टिक से जोड़ा जा सकता है। कौन सा बैंक शुरू किया, बर्तन बैंक। इनने 2020 में बर्तन बैंक की शुरुआत की। और बर्तन बैंक की शुरुआत क्यों की, देखो क्या होता है, शहर में शादी जब होती हैं तो डिस्पोजल का यूज बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। फिर डिस्पोजल एक बार यूज ही उसको हमने फेंक दिया, वो फिर पॉल्यूशन करेगा। तो इसलिए क्या किया, इंदौर नगर निगम ने बर्तन बैंक शुरू किया। यदि आपके घर बर्थडे पार्टी है, विवाह है या कोई भी समारोह है तो आप बुकिंग कराएं नगर निगम में। तो आपको बुकिंग कराने के बाद आपके घर के इस्तेमाल के लिए, समारोह के इस्तेमाल के लिए आपको बर्तन दिए जाएंगे। बहुत ही रियायती दर पर किराया लेगा नगर निगम। और इससे क्या होगा कि जब आपको बर्तन मिल जाएंगे तो आप डिस्पोजल का या प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बर्तन बैंक शुरू करने वाला पहला शहर भी कौन सा हो गया, इंदौर। फिर मैंने कहा गार्बेज कैफे कहां शुरू हुआ भारत में, पहला अंबिकापुर में। मध्य प्रदेश में गार्बेज कैफे की शुरुआत कहां से हुई, छिंदवाड़ा से। गार्बेज कैफे में क्या हो रहा है आपको समझ आ गया होगा। फिर मैंने बताया कि भारत में प्लास्टिक से डीजल बनाने का कारखाना कहां पर लगा, देहरादून में। BS6 आधारित डीजल बनाने का कारखाना जंबर बागरी में लगा, कहां पर, विदिशा में। विपिन त्रिपाठी जी जो हैं उनकी तकनीक से ये लगा है। और प्लास्टिक से रोड बनाने की विधि किसने खोजी, राजगोपालन वासुदेवन। इनको हम कहते हैं प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया। आ गई बात समझ में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं एक और करंट की चीज की तरफ जो मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई, देखेंगे ध्यान से। दरअसल छिंदवाड़ा पे ही आते हैं। छिंदवाड़ा पे एक और नई चीज हुई 31 जुलाई 2021 को, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों दिव्यांगजन, आप समझते हैं दिव्यांगजन यानी कि जो किसी भी रूप से, शारीरिक रूप से थोड़े से असक्षम होते हैं, इनको हम दिव्यांगजन कहते हैं। और इस समय भारत में दिव्यांगजनों की 21 श्रेणियां भारत सरकार ने घोषित की है। कितनी श्रेणियां हैं दिव्यांगजनों की, 21। दो चीजें और बता देता हूं कि दिव्यांगजनों की 21 श्रेणियां हैं और वर्तमान समय में जो भारत की कुल जनसंख्या है उसमें 2.21% दिव्यांगजन हैं। यानी कि भारत की कुल जनसंख्या का 2.21% दिव्यांगजन भारत में मौजूद हैं। और अगर हम इसको आंकड़े में देखें तो लगभग 2,68,00,000 लोग दिव्यांग इस समय भारत में हैं। तो हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं उस पर समझते हैं। दरअसल भारत का एक मंत्रालय है, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय। किस मंत्रालय की बात कर रहे हैं, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय। तो नाम से स्पष्ट है दिव्यांगजनों को बड़ी समस्याएं होती हैं समाज में निर्वहन करने के लिए। तो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय क्या कर रहा है उसको समझ लें। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2012 में, भारत सरकार ने वर्ष 2012 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बनाया। मध्य प्रदेश में भी है,
दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, ये 2012 में बना है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मध्य प्रदेश में है। तो ये दिव्यांगजनों के लिए काम करता है। तो अभी 31 जुलाई को हमने क्या किया, दिव्यांगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए छिंदवाड़ा में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसको हमने नाम दिया सामाजिक अधिकारिता शिविर। ध्यान रखेंगे, सामाजिक अधिकारिता शिविर। तो सामाजिक अधिकारिता शिविर किस जिले में लगा दिया गया भैया? छिंदवाड़ा में लगाया गया। किस मंत्रालय के द्वारा? सामाजिक, चलें मंत्रालय पे आते हैं। दरअसल भारत में एक मंत्रालय है, सामाजिक न्याय मंत्रालय। ध्यान रखेंगे, मंत्रालय का नाम याद रखें, सामाजिक न्याय मंत्रालय। और वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सॉरी, इसका पूरा नाम है केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। और वर्तमान में ध्यान रखें, टीकमगढ़ से सांसद हैं वीरेंद्र कुमार जी, और हाल ही में नए मंत्रिमंडल में इनको केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। वीरेंद्र कुमार जी के बारे में एक और चीज़ आप ध्यान रखें कि जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए वो यही थे। कौन? वीरेंद्र कुमार जी। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में किस पद पर हैं? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के पद पर। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार जी छिंदवाड़ा आए और सामाजिक अधिकारिता शिविर की इन्होंने शुरुआत करी। अब इसका उद्देश्य क्या है वो समझ लें। इसका उद्देश्य है कि देखो, दिव्यांगजनों को निर्वहन करने के लिए बहुत सारे सहारों की जरूरत होती है। उनको यंत्र चाहिए, अगर कोई चल नहीं सकता तो उसको ट्राईसाइकिल चाहिए, ठीक है। तो दरअसल क्या होता है कि दिव्यांगजनों को सामान आपूर्ति में बड़ी बाधाएं होती हैं। इसलिए हमने ये तय किया है कि आवश्यक जितने भी उपकरण हैं दिव्यांगजनों के लिए उनको त्वरित और हर जगह पर उपलब्ध कराए जाएं। इसलिए शिविर का आयोजन किया गया है ताकि वो क्या कर सकें, वो भी अपने जीवन को आसानी से जी सकें। और ध्यान रखें, मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों के लिए दीनदयाल समर्थ योजना की शुरुआत करी है। 2004 से चल रही है दीनदयाल समर्थ योजना। तो इसके तहत हम क्या कर रहे हैं, दीनदयाल समर्थ योजना के तहत कि जो सामाजिक और मानसिक रूप से जो विक्षिप्त लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं, रोजगार देकर या अन्य और माध्यमों से। इसके अलावा मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन अधिनियम वर्ष 2020 में हमने पारित किया है। मतलब कि मध्य प्रदेश में जो दिव्यांग लोग हैं उनको मासिक 600 रुपये पेंशन दी जाएगी ताकि वो अपने जीवन को सुगम बना सकें। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार की और भी काफ़ी सारी योजनाएं चलती हैं, जैसे समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, और भारत सरकार भी इनके लिए काफ़ी सारे काम कर रही है। तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखेंगे। तो इससे प्रश्न क्या बनेंगे, सामाजिक अधिकारिता शिविर कहाँ पर आयोजित किया गया है? छिंदवाड़ा में। कौन से मंत्रालय ने? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार जी। वीरेंद्र कुमार जी सांसद हैं टीकमगढ़ से। 2019 लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? वीरेंद्र कुमार जी थे। फिर पूछेगा कि इस समय भारत में दिव्यांगों की कितनी श्रेणियां हैं? 21। फिर ये पूछेगा कि भारत में दिव्यांगों का कितना प्रतिशत जनसंख्या है? 2.21% जनसंख्या है। विकलांग पेंशन मध्य प्रदेश में कब से शुरू हुई? 2020 से। कितनी मिल रही है? 600। दीनदयाल समर्थ योजना किसके लिए है? दिव्यांगों के लिए है। दोस्तों, इसे मेंस जो पीएससी वाले बच्चे हैं, मेंस में क्या प्रश्न बन सकते हैं वो समझ लें। मेंस में प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश में दिव्यांगों हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर चर्चा कीजिए, आपको लिखना है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि मेंस में कि दिव्यांगों के समक्ष क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनको समाधान के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, उस पर चर्चा कीजिए। प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है, अगले प्रश्न पर आते हैं जो हमने लास्ट में पढ़ा है, सौर ऊर्जा से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, तो उस डाटा को आप फीड कर देंगे उसमें। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास बताइए, इत्यादि। दोस्तों, यदि आपको वीडियो में कंटेंट पसंद आया हो, वीडियो समझ आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी ही 1 से 2 दिनों में सब्जेक्ट के अनुसार क्लास ला रहे हैं। मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे, संभवतः कल मध्य प्रदेश की पहली क्लास होगी। जय हिंद,